हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आइडिया ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इस थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड एटम है, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट क्यों होते हैं, और अगर हमने कोई एटम लिया है सॉलिड का तो उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट क्यों हो रहे हैं। तो देखो, इस थ्योरी को जब भी अगर ये एग्ज़ाम में आती है तो आप अलग अलग शो करो कि आइसोलेटेड का केस अलग से बनाओ और जो एटम है सॉलिड का उसका केस अलग से बनाओ, और फिर जो उनकी अजम्पशन है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आइसोलेटेड एटम है उसके अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है उन सबको आप अलग से शो करो और दोनों का डायग्राम बनाओ। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड atom possesses discrete energy levels like 1s 2s 2p etc. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आइसोलेटेड एटम होता क्या है। आइसोलेटेड एटम है जो एटम्स का ग्रुप होता है और वो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली विदाउट एनी बॉन्डिंग विथ अदर एटम। कहने का मतलब है कि जो आइसोलेटेड एटम होता है उसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और वो एटम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि उनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती। एन आइसोलेटेड एटम रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ एटम that exist separately without any bonding with other atom। कि जो भी हम आइसोलेटेड एटम ले रहे हैं उसके अंदर कितने भी एटम हो या हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम हो, वो उनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी, ना ही उनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा, ना ही रिपल्शन होगी, कुछ भी बॉन्डिंग नहीं होगी उनके बीच में। तो उस टाइप के एटम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड एटम्स। तो हम देखते हैं कि जो आइसोलेटेड एटम होता है उसके अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा कि आइसोलेटेड एटम होता क्या है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि आइसोलेटेड एटम है उसके अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं, और जो ये एनर्जी लेवल्स हैं दीज लेवल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जो ये हमारे पास लेवल होते हैं इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल करते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा एक्सेट्रा। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। वैन दीज आइसोलेटेड एटम कंबाइन, जब ये आइसोलेटेड एटम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है सॉलिड। अगर ये अरेंज हो रहे हैं कि ऑर्डिनरी पैटर्न में अगर वो अरेंज हो रहे हैं सॉलिड्स, तो वहाँ पे क्या बनेगा, क्रिस्टल। ड्यू टू पीरियोडिसिटी ईच एटम इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ नेबरिंग एटम। कि जो आपके पास क्रिस्टल बना है वो एक पीरियोडिसिटी है, क्योंकि उसके अंदर जो पैटर्न है वो ऑर्डिनरी पैटर्न है, उस वजह से जो आसपास के एटम्स होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, या हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी। द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स आर नो लॉन्गर। अब देखो, जो केस हमने पढ़ा आइसोलेटेड में तो हमने ये देखा कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि एनर्जी है वो इंक्रीज हो। अगर हम आइसोलेटेड एटम को कंबाइन कर देंगे तो बनेगा सॉलिड। अगर वो ऑर्डिनरी पैटर्न में अरेंज है तो उसे हम बोल देंगे कि वो क्रिस्टल है। अब देखो, अगर वो क्रिस्टल बन गया, उसमें पीरियोडिसिटी है, तो जो नेबरिंग एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, कहने का मतलब है कि वहाँ पे बॉन्डिंग होगी। अगर वो बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स हैं इंडिविजुअल एटम के वो नो लॉन्गर, यानी वो ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल एटम की जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थी वो नहीं रहेगी। इसका कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो डिस्क्रीट एनर्जी थी वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो। इंस्टेड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एटम ईच डिस्क्रीट लेवल स्प्लिट इनटू क्लोजली सब लेवल्स। कि इंटरेक्शन की वजह से एटम के बीच में जब इंटरेक्शन होगी उसके कारण जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे तो वो स्प्लिट हो जाएंगे सब लेवल्स के अंदर। नंबर ऑफ सब लेवल इज इक्वल टू द, अब कितनी नंबर ऑफ सब लेवल्स बनेंगी, किसके, वो जो सब लेवल्स हैं वो स्प्लिट होंगी तो वो कितनी होंगी, द नंबर ऑफ सब लेवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द सॉलिड। उस सॉलिड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उतने ही हमारे पास सब लेवल्स
उतनी ही हमारे पास सब लेवल्स होंगी। सिंस n इज़ वेरी लार्ज, n क्या है, जो सॉलिड है उसके अंदर एटम्स कितने हैं, वो बहुत वेरी लार्ज होते हैं। सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ एटम है वो वेरी लार्ज होते हैं। हम मान सकते हैं 10⁻23 कि इतने उस एटम के अंदर, उस सॉलिड के अंदर इतने एटम्स हैं। तो जो हमारे पास सेपरेशन होगी सब लेवल्स की वो बहुत ही स्मॉल होगी, नियरली इक्वल मान सकते हैं हम 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हैंस सब लेवल्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, और उनके बीच में इतनी कम सेपरेशन होगी कि हम ये मान सकते हैं कि जो सब लेवल्स हैं उनकी एनर्जी है वो कंटिन्यूस होगी, और इस कंटिन्यूस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। और जो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल्स होगी किसी भी एटम की, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल्स होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी बैंड। सेकंड एनर्जी लेवल्स होगी उसको हम बोलेंगे सेकंड एनर्जी बैंड। एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी बैंड फॉर्म करेंगे उसे हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। और जो ये बैंड है ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होता है। द नेक्स्ट हाईएस्ट बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास वैलेंस बैंड होते हैं उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो नेक्स्ट हायर बैंड होगा उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि जो वैलेंस बैंड होता है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो हमेशा नॉर्मली एम्प्टी होता है। अब देखो इसका डायग्राम, ये तो हमने पढ़ी कि थ्योरी की जो हमारे पास आइसोलेटेड एटम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, फिर जो आइसोलेटेड एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर जो इस टाइप से एनर्जी है वो स्प्लिट होती है, और उन एनर्जीज जो लेवल्स बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उनकी सेपरेशन क्या होगी। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखो ये आपके पास डायग्राम गिवन है। ये तो है आपके पास आइसोलेटेड एटम की डिस्क्रीट एनर्जी। ये हमने अभी फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था कि जो आइसोलेटेड एटम है उसके अंदर डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं सोडियम का केस। तो आप डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बना दो 1s, फिर उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 1s के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत ही इनसाइड होते हैं एटम के, तो इस वजह से जो इनके बीच की जो सेपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती। फिर 2s, फिर ये 2p, फिर आता है हमारे पास 3s और 3d अप टू सॉन। जैसे ही हमने आइसोलेटेड एटम लिया होगा उस टाइप से हम इनके एनर्जी लेवल्स बना देंगे। अब देखो सॉलिड के केस में क्या चेंज आएगा, हमने बोला कि जो आइसोलेटेड है वो कंबाइन होकर सॉलिड बनाएगा, तो ये हमारे पास सॉलिड बन गया। अब जो सॉलिड है उसके अंदर हमारे पास इंट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो आइसोलेटेड एटम थे वो मिलके सॉलिड बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी इंट्रैक्शन होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से रिपल्शन भी होगी और अट्रैक्शन भी होगी। तो उस वजह से हमारे पास जो ये एनर्जीज लेवल हैं ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो 1s हमारे पास स्प्लिट क्यों नहीं होता, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वो बहुत ही डीप में होते हैं एटम के, इस वजह से उनके बीच में जो बाहर की अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होती है उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो 3, तो ये देखो यहाँ से स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट होगी। ये स्प्लिटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी ये भी हम देखेंगे कि ये 2p में क्यों नहीं हुई या 2s में स्प्लिटिंग क्यों नहीं हुई, सिर्फ इसी में ही स्प्लिटिंग क्यों हुई है हमारे पास, तो हम वो अभी पढ़ेंगे। देखो द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल डज नॉट टेक प्लेस फॉर लोअर लेवल 1s में क्यों नहीं स्प्लिटिंग होती, क्योंकि जो ये एटम है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही डीप में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे कोई भी अदर एटम का इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से जो 1s है वो लेवल स्प्लिट नहीं होगा। और 2p जो है हमारे पास, 2s भी ऐसे ही है कि वो भी बहुत डीप में होता है, इस वजह से उनके बीच में लेवल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती। और 2p देखो 2p लेवल है वो स्प्लिट क्यों नहीं होता, क्योंकि जो 2p लेवल की हमारे पास ऑब्जर्व इंटर एटॉमिक सेपरेशन होती है वो 2p की स्मॉल है। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास सेपरेशन होनी चाहिए 2p की
वो उतनी नहीं है, इस वजह से जो हमारे पास 2p है वो भी स्प्लिट नहीं होगा। तो देखो 2p level does not being to split until the interatomic separation became smaller than actual found in case of sodium। यहाँ पे हम क्या केस लेके चल रहे हैं, सोडियम का केस। जब हमने सोडियम का केस लिया तो हमने जो ऑब्जर्व इंटरएटॉमिक सेपरेशन निकाली, जो हमने ऑब्जर्व की इंटरएटॉमिक सेपरेशन वो स्मॉलर थी जो एक्चुअल होनी चाहिए, इस वजह से जो 2p लेवल है वो भी स्प्लिट नहीं होगा। इनफैक्ट 3s लेवल इज़ द फर्स्ट ऑक्यूपाइड लेवल टू स्प्लिट इनटू सब लेवल, और 3s लेवल ऐसा फर्स्ट ऑक्यूपाइड लेवल है जो स्प्लिट होता है सब लेवल में। क्यों होता है? क्योंकि जो 3s का सेपरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू एक्चुअल, इस वजह से जो सोडियम है उसका 3s लेवल है वो सब लेवल में स्प्लिट हो जाता है। इन हायर एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग अकर बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वेव, और जो हायर एनर्जी लेवल है इसकी स्प्लिटिंग हम बोल सकते हैं क्यों हुई है इसकी स्प्लिटिंग। इसका एक रीज़न ये है कि जो वेव फंक्शन है इसका, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन ऑफ हायर एनर्जी लेवल वो ओवरलैप कर जाते हैं, इस वजह से जो हमारे पास इंटरेक्शन प्रोड्यूस होती है एटम्स के बीच में तो वहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। ये है अब इसका डायग्राम की एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी और यहाँ पे इंटर एटॉमिक सेपरेशन ली है। जो ऑब्जर्व इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो हमारे पास 3.67 एंगस्ट्रॉम है, ये हमारे पास 2p लेवल है। ये स्प्लिट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास जब तक ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन इससे ज़्यादा नहीं होगी तब तक जो लेवल्स हैं वो स्प्लिट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3s है उसकी सेपरेशन ज़्यादा है, इसलिए जो 3s है वो स्प्लिट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है जो 2p है वो भी स्प्लिट हो जाता है। तो ये था आपके पास बेसिक आइडिया ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड।